राजीव दीक्षित जी। दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफी पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको डर। राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे, राजीव दीक्षित जी को ये वो शख्स है जिसने विदेशी कंपनियों को खून के आंसू रुलाए और जिसने अपने तीखे भाषणों से भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का बीड़ा उठाया, लेकिन अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से दुनिया से चला गया। वो कोई और नहीं बल्कि भारत के स्वदेशी योद्धा और सच्चे क्रांतिकारी राजीव दीक्षित हैं। राजीव दीक्षित का नाम सुनते ही विदेशी कंपनियों और भ्रष्टाचारियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्होंने अकेले दम पर ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसका नाम स्वराज बचाओ स्वदेशी अपनाओ था। वो शख्स जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने का प्रण लिया और उस प्रण को निभाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। लेकिन 43 साल की उम्र में ही जिस दिन उनका जन्मदिन था, उसी दिन अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर आज भी साजिश की परतें चढ़ी हुई हैं। कौन थे राजीव दीक्षित और क्या उनकी मौत के पीछे कोई और गहरी साजिश थी? आइए जानते हैं। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाहा गांव में हुआ था। उनका बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, इसलिए वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चले गए। फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक कंप्लीट किया। राजीव दीक्षित अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस भी गए, जहां उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ साल फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के तौर पर काम किया, लेकिन कुछ समय बाद वो इंडिया लौट आए और यहाँ नौकरी की तलाश करने लगे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें CSIR में काम करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। हालांकि उस दौरान देश में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। यहाँ से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस ने 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और मरने वालों की फैमिली को मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ये एक US कंपनी थी। इस हादसे ने दीक्षित को गहरी सोच में डाल दिया, जिसके बाद से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों को जड़ से उखाड़कर देश से बाहर निकालने की ठान ली। लेकिन कुछ भी कहने से पहले उन्होंने भारत की समस्याओं को गहराई से समझना शुरू किया और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा। उन्होंने भारत की गुलामी के इतिहास के साथ साथ प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय को भी डिटेल में स्टडी किया और फिर 1992 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और कूद पड़े देश में से विदेशी कंपनियों को बाहर निकालने की मुहिम में। राजीव दीक्षित के तीखे भाषणों और तीखे विचारों ने MNC की जड़ें उखाड़ दी। उनके आजादी बचाओ आंदोलन के बाद से कई कंपनियां डर के मारे अपना बोरिया बिस्तरा समेटने पर मजबूर हो गई। राजीव दीक्षित ने खुलकर बताया कि कैसे ये कंपनियां इंडियन मार्केट पर कब्जा जमाकर देश का पैसा लूट रही हैं। उनके मुखर होने का आलम यह था कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार मन से विदेशी कंपनियों को चुनौती दी। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, अब भारतीय बाजार पर सिर्फ भारत का हक होगा। राजीव दीक्षित ने सिर्फ भाषणों तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने एक भी फॉरेन ब्रांड यूज करने से मना कर दिया, चाहे कोका कोला और पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स ही क्यों ना हो, जिनमें उन्होंने जानलेवा केमिकल एलिमेंट्स का भांडाफोड़ किया। इसमें से एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे बहुत सारी FMCG कंपनियां अपने प्रोडक्ट में पाम ऑयल का यूज करती थी, वहीं दूसरे देशों में वही सेम ब्रांड में वेजिटेबल ऑयल यूज होता था। देखा जाए तो भारत में खराब या सस्ता क्वालिटी का सामान सप्लाई होता था, जिससे हार्ट अटैक, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती थी। इसमें विदेशी दवाइयां भी शामिल थी, जिन्हें उन्होंने जहर का नाम दिया। उन्होंने फैक्ट के साथ बात की तो उनकी आवाज हर भारतीय तक पहुंची। उन्होंने एलोपैथी दवाइयों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, ये कंपनियां बीमारी खत्म नहीं करती, बल्कि इन्हें तो बीमारी फैलानी है ताकि इनकी दवाइयां बिकती रहें। राजीव दीक्षित सिर्फ एक वक्ता नहीं थे, वो एक खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत के खिलाफ हो रही साजिशों को बेनकाब किया। उनके पास सैकड़ों ऐसे दस्तावेज थे जो ये साबित करते थे कि किस तरह भारत की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए प्लान बनाया गया है। उन्होंने मन से कई बार चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे उनके दुश्मनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वो खुलकर बताते थे कि किस तरह 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी सिर्फ एक चाल थी, जिसने इंडिया को विदेशी कंपनियों का गुलाम बना दिया था।
राजीव दीक्षित का जुनून देखकर उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हुई और उन्होंने साथ मिलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की नींव रखी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आजाद हो। बाबा रामदेव ने भी उनकी हौसले को देखकर कहा था, राजीव जी इस युग के चाणक्य हैं जो भारत को फिर से स्वर्णिम युग में ले जाएंगे। लेकिन जैसा हर महान क्रांतिकारी के साथ होता है, राजीव दीक्षित का अंत भी रहस्यों से घिरा हुआ था। 30 नवंबर 2010 जिस दिन उनका जन्मदिन भी था, उसी दिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में उनका असमय निधन हो गया। दरअसल हुआ यूं कि राजीव दीक्षित हमेशा की तरह अलग अलग शहरों में जाकर लोगों को विदेशी कंपनियों और एलोपैथी के नुकसानों के बारे में बता रहे थे। 29 नवंबर 2010 को उन्होंने चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में करीब 2 बजकर अपना भाषण खत्म किया और फिर एक व्यक्ति दया सागर के साथ गाड़ी में भिलाई के लिए निकले, लेकिन अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि गैस है। उस दौरान रामदेव बाबा से उनकी फोन पर बात हुई। उन्होंने राजीव को एलोपैथी दवाई लेने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद एक चार्टर्ड विमान से राजीव के शव को हरिद्वार ले जाया गया। राजीव के फॉलोअर्स का कहना है कि उस रोज राजीव का शव बैंगनी और नीला पड़ा हुआ था। उनकी स्किन उधड़ी हुई थी, नाक के पास काले नीले रंग का खून जमा हुआ था। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि राजीव को जहर दिया गया है। ये देखकर कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन राजीव के परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अंत में राजीव का हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। लोग आज भी उनकी मौत को मर्डर मानते हैं, जिसके पीछे रामदेव का हाथ माना जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।